तो देश हित में सबसे पहले बात प्यू रिसर्च की। दरअसल ये एक प्रतिष्ठित अमेरिकी संस्था है जो बताती है कि सहिष्णुता, टॉलरेंस भारत की संस्कृति है, सेकुलरिज्म भारत का डीएनए है और धार्मिक स्वतंत्रता और आजादी ये भारत का मूल चरित्र है। ये रिपोर्ट उन लोगों पर सबसे बड़ी वैचारिक चोट है जो कहते हैं कि भारत में अब सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बची है, भारत इनटॉलरेंट हो गया है, भारत में मुसलमान डरे हुए हैं। रिपोर्ट बिल्कुल उलट आई है। वो लोग कहते हैं कि आजादी खतरे में है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि भारत में सामाजिक समरसता को लेकर ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई। दरअसल इसके लिए 29,999 भारतीयों के बीच सर्वे किया गया। जो सैंपल साइज था वो 29,999 के बीच किया गया। 22,975 हिंदुओं से सवाल किए गए, 3,336 मुसलमानों से सवाल किए गए, 1,782 सिख और 1,000 के आसपास ईसाइयों से राय ली गई। 17 मार्च 2019 से 23 मार्च 2020 तक यह सर्वे हुआ। फेस टू फेस इंटरव्यू में लोगों से राय ली गई, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि 95% भारतीय मुसलमानों ने कहा है कि उन्हें इस देश का नागरिक होने पर नाज है। मतलब यह है कि मुसलमानों ने इस दुष्प्रचार को खारिज कर दिया कि वो देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दुष्प्रचार गैंग पर सबसे बड़ी चोट। यह हिंदुस्तान की सहिष्णुता पर सबसे शानदार रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बताती है कि सहिष्णुता ही भारत की संस्कृति है। यह रिपोर्ट बताती है कि सेक्युलरिज्म ही भारत के डीएनए में है। जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, जो कहते हैं कि भारत में सहिष्णुता खत्म हो चुकी है, जो आरोप लगाते हैं कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो चुका है और जो दुष्प्रचार करते हैं कि भारत से मुसलमानों को निकालने की साजिश हो रही है। एनआरसी का मामला जो है बिल्कुल बराबर है। एनआरसी का मामला अभी निकालने की कुछ जरूरत नहीं थी, क्यों निकाला गया, ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ कोई गाय करता है, कोई क्या करता है, कोई घर वापसी ये वो चला है, उसकी वजह से कुछ लोग डरे होंगे। भारत के डर गैंग के ऐसे दुष्प्रचार की मुंहतोड़ रिपोर्ट प्यू रिसर्च से आई है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट का सार यह है कि भारत में मुसलमानों के डरे होने का आरोप गलत है। मुसलमानों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी है। मुस्लिमों को रीति रिवाज रहन सहन की पूरी छूट है। भारत में मुसलमानों से गैर बराबरी की बात गलत है। 3 तलाक के खिलाफ कानून से मुसलमान खुश हैं। मुसलमान मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे बेहतर है। भारत में सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति सम्मान है। हर धर्म का सम्मान भारत की सबसे बड़ी पहचान है। कि संविधान ही प्रधान है और यही सर्वे दर्शाता है। 89% मुसलमान भारत के, जिन पे हमें गर्व है, वो आज कह रहे हैं धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता भारत में है। तो ये धार्मिक ठेकेदार किसकी राजनीति कर रहे हैं? 150 वोट वाले किसकी राजनीति कर रहे हैं? नागरिकता कानून, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण और बाबरी ढांचा जैसे कई विवादों के बावजूद मुस्लिम किसी दुष्प्रचार में नहीं फंसे। इस्लाम को मानने वाले 95% लोग कहते हैं कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। 85% मुस्लिम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे बेहतर है। हालांकि 24% मुस्लिम और 21% हिंदुओं ने कहा कि उन्हें भारत में धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो मौजूदा सरकार है उसकी आलोचना ये अवश्य होती है कि ये एंटी माइनॉरिटी है। सरकारें ऐसी आती हैं कभी, या प्रशासन की ओर से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे वहाँ के जो अल्पसंख्यक के या किसी स्पेशल सेक्शन के लोग हैं जिनको टारगेट किया जाता है, उस समय अवश्य बेचैनी होती है और असंतुष्टता होती है। अमेरिका की संस्था प्यू की इस रिसर्च ने इस दुष्प्रचार को भी खत्म कर दिया है कि भारत में बड़ा धार्मिक विभाजन हो चुका है।
प्यू रिसर्च के मुताबिक 85% हिंदू, 78% मुस्लिम, 78% ईसाई, 81% सिख, 84% बौद्ध और 83% जैन ये मानते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारतीयता की पहचान है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि धार्मिक सहिष्णुता पर प्यू रिसर्च की ये रिपोर्ट गलत है। ये कोविड का मामला आया तब वहां दिल्ली में तबलीग के लोग आए थे, वो तबलीग के लोग पहले आए थे, लेकिन वो कितना बड़ा मामला किया गया। और उसके बाद कुंभ मेला हुआ, उसका क्या? ये सारे सवाल है कि हिंदू मुसलमान एक रहे, और हिंदुओं में भी बहुसंख्य हिंदू एक रहने की बात करता है और मुसलमान भी एक रहने की बात करता है। ये जो रिसर्च है वो रिसर्च यही बताता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अलग धर्मों में शादी को लेकर काफी विरोध होता है। भारत में 78% मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं दूसरे धर्म में शादी ना करें, जबकि 67% हिंदू चाहते हैं कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम धर्म में शादी ना करें। 36% ईसाई, 47% सिख, 45% बौद्ध और 62% जैन अंतर धार्मिक विवाह का विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में है, मानेंगे। ट्रिपल तलाक आया, इन्होंने तो विरोध किया, मानेंगे उसे। शाहबानो का जजमेंट जो है रिवर्स हो गया तुष्टीकरण की राजनीति में, तो मानेंगे आप। मतलब ये नहीं मानते कि महिलाओं को भी बराबर हक दिया जाए। ये सब इनका दोगला रवैया है, लेकिन भारत से ज्यादा खूबसूरत देश कोई नहीं। प्यू रिसर्च ये भी कहती है कि भारतीय अपने धर्म से बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए 74% मुस्लिम, 30% हिंदू, 27% ईसाई, 25% सिख, 33% बौद्ध और 33% जैन धार्मिक अदालतों में जाना चाहते हैं। प्यू रिसर्च ये भी कहती है कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं, बल्कि सभी धर्मों की एकता का त्योहार भी है। रिसर्च के मुताबिक भारत में 95% हिंदुओं के अलावा 20% मुस्लिम, 31% ईसाई, 90% सिख, 79% बौद्ध और 98% जैन धर्म के लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बड़ी साजिश आप कह लीजिए, लेकिन इस साजिश की पोल खोली गई, प्यू ने पोल खोली। एक और साजिश, आतंकी साजिश, उसकी बात करेंगे, जिसमें आतंकवादी चलती ट्रेन में आईडी ब्लास्ट कर सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों की जान लेना चाहते थे। अब आतंकवादी साजिश रची गई है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कनेक्शन तो होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में भले ही वो खुद टूट की कगार पर हो, बिखरने की कगार पर हो, लेकिन भारत में आतंकवाद के खंजर से भारत को लहूलुहान करने का षड्यंत्र वो रचता रहता है, उससे बाज नहीं आता। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए ने ऐसी ही साजिश का बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने हैदराबाद से 2 सगे भाइयों इमरान और नासिर को गिरफ्तार किया। इमरान, नासिर, पता चला कि इन दोनों ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दो नाम, दो चेहरे और एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश। ये साजिश थी चलती हुई ट्रेन में धमाका करके सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों को मारने की। मंसूबा पार्सल बम में विस्फोट कर तबाही मचाने का था। यह खतरनाक प्लान पाकिस्तान में तैयार किया गया था और हिंदुस्तान में इसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा था इन दोनों भाइयों पर, इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक। और इन दोनों का लीडर था ये शख्स जिसका नाम है सलीम, जो पर्दे के पीछे से पूरी साजिश का ताना बाना तैयार कर रहा था। हैदराबाद के रहने वाले इमरान और नसीर सगे भाई हैं। इन दोनों का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा से है। लश्कर के हुक्म पर ही इन दोनों ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश रची। 30 जून को एनआईए ने इन दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सलीम यूपी के शामली का है और अभी एनआईए की गिरफ्त में है। यानी इस कहानी के तार 4 जगहों से जुड़े हैं। पाकिस्तान, जहां बैठकर लश्कर-ए-तैयबा ने ब्लास्ट की साजिश रची,
लश्कर ने हैदराबाद में अपने स्लीपर सेल के सदस्यों इमरान और नासिर को धमाके की जिम्मेदारी दी। तीसरा शहर है शामली, जहां इमरान और नासिर का आका सलीम रहता था, और चौथा शहर दरभंगा, जहां आखिरकार ब्लास्ट हुआ। आइए हम आपको दरभंगा ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख थी 17 जून 2021, जगह दरभंगा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। उस दिन अचानक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद स्टेशन पर दहशत फैल गई। गनीमत यह थी कि कोई जख्मी नहीं हुआ। 17 जून को दरभंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ब्लास्ट हुए मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका साफ कहना है कि सिकंदराबाद से चलकर के दरभंगा जो आने वाली ट्रेन थी उसको बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वही वह ट्रेन है जो सिकंदराबाद से चलकर दरभंगा आती है, और उसी का यह पार्सल बॉगी है। इसी पार्सल बॉगी में जो कपड़े का बंडल रखा था और उसके अंदर जो एक शीशी की बोतल रखी हुई थी, उसी बोतल में के माध्यम से उसको यहाँ आग लगाने का प्रयास था और इसे बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ वो दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आया था, यानी इसे सिकंदराबाद से बुक किया गया था। पार्सल को कपड़े से बांधा गया था। देखने में वो कोई आम पार्सल सा लगता था, लेकिन उसके भीतर बारूदी केमिकल भरा था। मामला गंभीर था। जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने दरभंगा से लेकर हैदराबाद तक तहकीकात की। हैदराबाद में यही वो जगह है जहां इमरान और नासिर की दुकान है। दोनों भाई इसी दुकान पर बैठते थे, कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। दरअसल वो दुकान की आड़ में आतंक का कारोबार करते थे और बम बनाते थे। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जांच की तो इमरान और नासिर के बारे में पता चला। इमरान और नासिर से पूछताछ में ब्लास्ट का शामली कनेक्शन सामने आया। इमरान और नासिर ने बताया कि वो दोनों मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले हैं। कैराना के पास ही है शामली, जहाँ सलीम रहता था। सलीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा का भर्ती एजेंट है, यानी सलीम ही नौजवानों को गुमराह या लालच देकर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल करता था। इमरान और नासिर को भी सलीम ने ही लश्कर-ए-तैयबा में शामिल किया था। लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके ही कहने पर इमरान और नासिर ने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में पार्सल बम रखा था। सलीम ने इमरान और नासिर को लश्कर में भर्ती करने के बाद 2012 में पाकिस्तान भेजा था, यानी इमरान और नासिर पिछले 9 साल से आतंकवाद के रास्ते पर थे। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों ने इमरान और नासिर को बम बनाने की ट्रेनिंग दी थी। खास बात यह है कि इन दोनों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध केमिकल से आईईडी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि ये आसानी से बम बना सकें। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद एक शीशी बरामद हुई। कहा जा रहा है कि इसी शीशी के लिक्विड से ब्लास्ट हुआ था, यानी इमरान और नासिर ने बम बनाने में लिक्विड केमिकल का भी प्रयोग किया था। इमरान और नासिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आए, लेकिन वो लगातार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के संपर्क में रहते थे। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि इमरान और नासिर इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लश्कर के आतंकियों से बात करते थे, ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बच सके। इमरान और नासिर ने पाकिस्तान में जो सीखा था उस पर अमल करते हुए बम तैयार किया, फिर बम को छिपाने के लिए कपड़े का एक बंडल बनाया और फिर उसे पार्सल के तौर पर सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में बुक कर दिया। लेकिन पार्सल पर उन्होंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा था, वो नंबर कफील का था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि कफील कौन है और उसका दरभंगा ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है। कफील शामली का ही रहने वाला था और वो सलीम का दोस्त था। 23 जून को एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद एनआईए को सौंप दिया गया। दरभंगा में जिस पार्सल में ब्लास्ट हुआ था उस पार्सल पर कफील का ही नंबर था। एनआईए को पूछताछ के दौरान पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा की साजिश प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने की थी, यानी इमरान और नासिर पूरी ट्रेन को ही उड़ाना चाहते थे। सोचिए, अगर उनकी साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी बड़ी तबाही मचती, कितने बेकसूर लोग मारे जाते। एनआईए ने इमरान और नासिर के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और इन दोनों को पटना में एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, पटना से ब्रिजेश मिश्रा और दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी की।
यूपी में 2021 की लड़ाई का सीन आपको दिखाते हैं। इस सीन से साफ हो जाता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे योगी से मुकाबला करेंगे। लखनऊ में दरअसल कई जगहों पर अखिलेश यादव के नए पोस्टर और होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है, नारा लिखा हुआ है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। वैसे आपको बता दें आज अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है। साइकिल पर सवार अखिलेश यादव की बड़ी सी रंगीन तस्वीर। इसी पोस्टर में लाल रंग से सपा लिखा है और छोटे अक्षरों में 22 में सपा सरकार लिखा गया है। साथ में एक नारा भी लिखा है, नई हवा है नई सपा है। यह पोस्टर अपने आप में मुकम्मल है, लेकिन इस पोस्टर में ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड में छोटी सी तस्वीर मुलायम सिंह यादव की भी है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रतीक के लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यह पोस्टर सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि अब अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी है। और इस बात को बताने समझाने के लिए जिस दिन को चुना गया है वो अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्योंकि राजनीति में जन्मदिन एक मौका होता है। ये मौका होता है उस नेता के लिए जिसका जन्मदिन होता है। ये मौका होता है विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो राजनीति से इतर पर्सनल केमिस्ट्री बताते हैं। ये मौका होता है उन समर्थकों के लिए जो पोस्टर के जरिए अपने नेता तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को सभी ने ऐसे ही मौके में बदल दिया। अखिलेश यादव के सबसे बड़े विरोधी और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। इस ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ ने यह जताया कि राजनीति में भले ही विचारधारा की लड़ाई हो, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं है और व्यक्तिगत द्वेष तो है ही नहीं। ये अमूमन होता है कि मुख्यमंत्री एक दूसरे को बधाई देते हैं। जब मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था मैंने बधाई दी, आज हमारा जन्मदिन तो मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश यादव को बधाई दी। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे एवं लंबी आयु प्रदान करे। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो अखिलेश के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन पर खूब हैशटैग चलाए। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया तो अखिलेश के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर उनके जन्मदिन पर खूब हैशटैग चलाए। किसी ने भैया जी हैशटैग पर उन्हें मैन ऑफ एक्शन कहा तो किसी ने भैया जी हैशटैग पर उन्हें गाजियाबाद एलिवेटेड रोड के लिए बधाई दी। अखिलेश भवा उत्तर प्रदेश भी ट्विटर पर खूब चल रहा था। इस हैशटैग पर दुबई और लखनऊ की तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि अखिलेश ने कैसे लखनऊ को दुबई जैसा सुंदर बना दिया है। अखिलेश आ रहे हैं, काम बोलता है और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे कई हैशटैग आज खूब ट्रेंड हुए। समर्थकों के लिए अखिलेश यादव के जन्मदिन का मौका खास है तो उनके लिए भी ये खास था जो अखिलेश के पाले में जाना चाहते हैं और इसलिए बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए और वहां केक काटकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर समर्थकों ने अखिलेश को बधाइयां दी तो लखनऊ की सड़कों को भी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर से पाट दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण के सहारे चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और लखनऊ की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। अखिलेश यादव की फोटो के साथ एक ये नया चुनावी नारा दिया गया है। इस तरह के पोस्टर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कई चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री आवास का ये चौराहा है, बगल में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है जहां योगी आदित्यनाथ रहते हैं। उनके घर के ठीक सामने चौराहे पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं।
अखिलेश के पोस्टर में कृष्ण कृष्ण हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे का नारा भले ही छोटे अक्षरों में लिखा गया हो, लेकिन जिस राज्य में राम के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं, वहां श्री कृष्ण के जरिए समाजवादी पार्टी बड़ा संदेश देना चाहती है। राजनीति में नेता हर बात खुद नहीं कहता है, कई बार वो अपने सियासी संदेश अपने समर्थकों के जरिए दिलवाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई सियासी पोस्टर भी लग चुके हैं। इन पोस्टर्स पे लिखा है कृष्णा कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की उपलब्धि को लेकर जोर शोर के साथ आगे बढ़ रही है। इसीलिए अखिलेश यादव भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं, ताकि यह मैसेज दिया जा सके कि अगर बीजेपी प्रभु श्री राम के सहारे है तो समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण के। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी बीजेपी के एजेंडे की काट तलाशने के लिए श्री कृष्ण के नाम का सहारा ले रही है। मुस्लिमों की पार्टी की छवि तोड़ने के लिए पार्टी धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने यूपी में सरकार बनने पर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर चंबल में बनाने का वादा किया है। भगवान परशुराम की मूर्ति लखनऊ में लगाने का ऐलान किया है, जबकि सैफई में हनुमान जी की मूर्ति लगाई जा चुकी है। साथ ही साथ अपने गांव सैफई में श्री कृष्ण की मूर्ति भी लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी पार्टी को वोट करेगा जिसमें बीजेपी को हराने की क्षमता होगी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। इसलिए अखिलेश यादव मुस्लिम वोट को लेकर फिलहाल निश्चिंत है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। इससे अखिलेश यादव को दो फायदे होंगे। एक तो बीजेपी का वोट कम हो सकता है, जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ सकता है। शायद इसीलिए जन्मदिन के मौके पर समर्थकों के जरिए यूपी की जनता को अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दिला रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब आपको एक और रोचक खबर बताते हैं। यूपी के सहारनपुर में एक आम के पेड़ पर 121 किस्म के आम फलते हैं, और ये हैरानी की बात है। और वो आम भी अंगूर की साइज से लेकर बेल की साइज तक के होते हैं, मतलब 2-2 किलो का एक आम भी होता है। आम का ये दुर्लभ पेड़ सहारनपुर के कंपनी बाग में। इसे लगाने वाले कर्मचारी बताते हैं कि 10 साल तक आम में बांधी गई कल में अब फल देने लगी है, और इसमें कुल 121 तरह के आम के फल आ रहे हैं। दरअसल औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण संस्थान के प्रयोग के तौर पर एक पेड़ पर कई तरह के किस्म की कलम बांधी गई थी। अलग से नर्सरी इंचार्ज भी बनाया गया था। तब इस आम के पेड़ की उम्र 10 साल थी। अब ये 20 साल का हो चुका है। 20 साल तक इसे लगातार खाद, पानी, धुलाई, टहनियों को सहारा देने जैसा बनाया गया। अब ये आम का पेड़ लोगों के लिए कौतूहल की वजह बन गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.